हेलो दोस्तों, आ गए एक और नया अमेजिंग लेक्चर लेके ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। और धीरे धीरे कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर कर दी जाएगी और पूरा 11th क्लास का सब कुछ बायो पूरी फेब के मंथ में कवर हो जाएगी आपकी, और मार्च में अपन 12th को कवर कर लेंगे। तो मिनिमम टाइम ऑन इंट्रो और मैक्सिमम टाइम ऑफ कंटेंट, ये मेरा जो है बहुत ही फोकस है इस बात पे। और जब भी मैं अगर खुद से भी अगर कुछ ज्ञान बांटने लग जाता हूँ आप लोगों को, तो मैं उसको एडिटिंग के वक्त 1.5x की स्पीड पे कर देता हूँ, ताकि आपका मिनिमम टाइम वेस्ट हो और मैक्सिमम टाइम जो है आपका जो पढ़ाई पे और कंटेंट को रिसीव करने में जाए। तो दोस्त, इन सारी बातों का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ। और बाकी जो दीदी भैया और जो बाकी लोग हैं, उनकी तरह ऐसे नहीं है कि पहले के 10 मिनट बता रहे हैं, कोड बता रहे हैं जैसे कि मार्केट में आए कुछ खरीदने। तो वैसा बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। इन सारी बातों का मैं ध्यान रखता हूँ। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है दोस्त, प्लीज सब्सक्राइब करिए। नीचे बटन है, या तो उसको प्रेस कर दीजिएगा, या फिर आखिरी में, वीडियो के आखिरी में सब्सक्राइब का बटन अवेलेबल कराया जाएगा, उसको प्लीज क्लिक करिए, सब्सक्राइबर बन जाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1, एक दो तीन बात मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। तो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इलियम होता है। तो इसमें ई आता है दोस्त, ई फॉर इलियम, और ई फॉर ये शेप का। तो ये शेप किसकी होती है? इंटेस्टाइन की होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम होता है। आई वाले इलियम और ई वाले इलियम में दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि आई वाला जो है वो बोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और दोस्त, एक और बात है विटामिन B1, दैट इज पायरिडीन। पायरिडीन एक थाइमीन है, क्योंकि यहाँ भी वाई आ रहा है, यहाँ भी वाई आ रहा है। और वाइटामिन थायामीन है दोस्त, वाइटामिन थायामीन है, क्योंकि यहाँ पे भी आई आ रहा है और यहाँ पे भी आई आ रहा है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वैसे ही दोस्त, एक और बात आती है टिटैनी और टिटेनस। टिटैनी तो दोस्त हाइपोकैल्सीमिया है, क्योंकि यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है। और टिटेनस, अस मीन्स बैक्टीरिया, मतलब हमारे भी तो होते हैं ना बैक्टीरिया, अपन से जुड़े हुए हैं, अपन भी आसपास जहाँ भी देखते हैं बैक्टीरिया दिखते हैं, तो अस से बैक्टीरिया हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त, जितने भी एमसीक्यूज आप लगाओगे इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, इससे रिगार्डेड क्वेश्चंस आपको पुट अप किए जाएंगे आपके सामने। तो देख लेते हैं फटाक से, तो देख लेते हैं जल्दी से। एक्टोडर्म, आईज, हेयर, स्किन, नोज, नेल, ईयर, मेमोरी ग्लैंड। तो ऊपर वाली जितनी भी हेड पोर्शन की अपर जो है सारी चीजें क्या है? एक्टोडर्मल है। पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है। दोस्त, इंपॉर्टेंट बात ये, इनेमल जो है वो एक्टोडर्मल है। कौन से सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं? अमीलोब्लास्ट से। इनेमल में अमीलोब्लास्ट, क्योंकि दोस्त इनेमल में आ रहा है ए और अमीलोब्लास्ट में भी आ रहा है ए, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एंडोडर्म, एंडोडर्म में आता है दोस्त मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन दैट इज ट्रैकिया, इसोफेगस, थायराइड, पैनक्रियाज, लिवर, पैराथायराइड, स्प्लीन, ये सारे जितने भी ग्लैंड्स वगैरह हैं ये सब आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। दोस्त, इसको इसी जनरलाइज वे में ही याद रखना पड़ेगा, और बिल्कुल भी इस बात को ऑब्वियस नहीं लेना, आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, इस बात को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। ऐसे दे देंगे आपको 5-6 नाम और बोलेंगे एक्टोडर्मल कौन है, नंबर बताइए। तो नंबर वाले क्वेश्चन आपको पहले ही गंदे लगते हैं, ऊपर से अगर आप ऐसी इन बातों को हल्के में लेंगे तो आपको और उनसे नफरत होगी। तो प्लीज इन बातों को हल्के में मत लीजिए। अब ये देख लो, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो एंडोडर्मल है, पर एक्सेप्ट किसके? बकल कैविटी और एनस। बकल कैविटी आप जानते हैं, एनस आप जानते हैं, दोनों कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। और मीजोडर्म पे आते हैं। तो मीजोडर्म तो दोस्त इजी सा है, जितना भी लोअर है, दैट इज लोअर तो है, जैसे रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम है, लोअर सिस्टम में आता है, लोअर बॉडी पार्ट है, ये सब किसका बना होता है? मीजोडर्म का। और दोस्त बोन, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल, हार्ट, ये सब कैसे होते हैं? मीजोडर्म में। हार्ट कैसा है? मीजोडर्म में। दोस्त, ये टीथ से जुड़े हुए दो पार्ट हैं, इनेमल और डेंटाइन। तो डेंटाइन किससे बना होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल। ए इनेमल में आता है, मीलोब्लास्ट ये कवर हो जाता है, तो एक बचा ओडोंटोब्लास्ट, तो इसको भी आसानी से डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट सेल से बनता है। डेंटाइन कैसा होता है? मीजोडर्म होता है, आराम से याद रखा जा सकता है। ये अल्फोंसो कोटाई साहब हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, लोग इग्नोर करेंगे पर अपन को इग्नोर नहीं करना है। अल्फोंसो कोटाई इटालियन एनाटोमिस्ट है, आसानी से इसको याद रखना है, 2-3 बार बोलो, मेरे साथ बोलो, इटालियन एनाटोमिस्ट, इटालियन एनाटोमिस्ट, इटालियन एनाटोमिस्ट, ठीक है। ईयर वेयर का अपन को कुछ भी नहीं करना। कोटाई बिगेन, ओके ओके, ये बिगेन नहीं है, बिगेन है। स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ द रेप्टाइल्स, ठीक है, स्टडिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द रेप्टाइल्स। ये करी इसने, ऐसे स्टार्टिंग करी इसकी करियर की। अटेंशन टर्न होगी इसकी मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे, और 1851 में ही पब्लिश द पेपर। स्ट्रक्चर बेसिलर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया। कॉक्लिया, ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, उसको कह देते हैं।
अभी ऑर्गन ऑफ कॉटन इसको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, थोड़ा सा वेट कर लो, जल्द ही ईयर वाला पार्ट आपके सामने आ सकता है, तो आप उसको देख लेना, तब समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 16 पे आ गए हैं अपन। ह्यूमन फिजियोलॉजी साथ साथ चलेगी और प्लांट किंगडम अभी चल ही रहा है, तो जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे आपका सिलेबस। आगे बढ़ते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट एक्स्ट्रा सेलुलर होता है सब में डाइजेशन, पोरीफेरा में इंट्रा सेलुलर होता है, और सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है। ये बात भले ही आपको थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर जब आप एनिमल किंगडम आप पढ़ेंगे उसका गारंटी ले सकते हैं, पर जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको ये बात बहुत ही ऑब्वियस लगेगी। आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पे चलते हैं। हेडिंग बहुत ही मस्त दिख रही है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट होता है, मेजर कंपोनेंट है ये। Vitamins and minerals are also required in small quantities। दोस्त मेरे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिख दी है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना कि vitamins and minerals are also required but in small quantities। large quantities में इन्हें नहीं लेना है। Food provides energy and organic material for growth and repair of tissue। Okay। Biomacromolecules होते हैं, ये सब आप जानते हैं, complex food substance to simple absorbable form में कन्वर्ट कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। अब दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वहां मैं रुकूंगा, अच्छी तरह आपको बताऊँ। दोस्त डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है। आगे बढ़ जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े दीदी और भैया लोग, उनसे ये बात छूट जाती है कि एमसीक्यू में जब पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, तो दीदी भैया है तो आपको बताते नहीं है, ना ही वो आपको सिखाते हैं, तो आप इस एमसीक्यू को गलत कर बैठते हो या फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है। तो मैं आपको पहले बता दूं, एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। ये दो पार्ट होते हैं, तो इन दो पार्ट को याद रखना, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। याद रखेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर लेते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग, माउथ ओपन्स आउट पोस्टीरियरली टू एनस। एंटीरियर ये दो, सो पोस्टीरियर ये है। माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ से स्टार्टिंग हो रही है, माउथ कहाँ ले आ रहा है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी पे। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ। दोस्त एक मिनट, दोस्त आगे बढ़ते हैं। माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ। बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी एक ही नाम है। ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग, ये सब आपको समझ है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। This type of attachment इसको कहते हैं thecodont। Majority of mammals including human beings form two sets of teeth during their life। Set of temporary milk और deciduous teeth बोल देते हैं इसको, replaced by set of permanent और adult teeth ये बोल देते हैं। This type of dentition is called diaphyodont। और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसलिए हेट्रोडोंट भी बोलते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं DTH। DTH आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, इस पे कवर कर लेते हैं इसको पहले यहाँ पे। तो सिंपल इंटेस्टाइन, सिंपल नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम स्मॉलेस्ट होता है, फिर जेजुनम, फिर इलियम। इसको ऐसे याद रखते हो तो DJI, कौन आई DJI, ड्यूडोनम स्मॉलेस्ट, जेजुनम, इलियम। इलियम कैसे होती है, लॉन्गेस्ट होती है। टीथ एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट, थीकोडोंट। थीकोडोंट किस में होते हैं, मैमल्स में होते हैं, हेट्रोडोंट है दोस्त। प्लूरोडोंट रेप्टाइल्स में होते हैं, एक्रोडोंट फिश और एम्फीबियंस में होते हैं। और ये सब कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं मतलब। और अगर आपको इन तीनों में अगर कंफ्यूजन है क्या होता है, तो इसमें तो मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ कि एक सॉकेट में रखे होते हैं टीथ, तो उसको बोलते हैं थीकोडोन। इसमें दोस्त क्या होता है, जैसे ये नीचे और यहाँ एक साइड वे टीथ है, तो उसको बोलते हैं प्लूरोडोंट। और अगर यहीं ये टीथ है, ये वाला टीथ है दोस्त, तो जैसे बताया तो यार देखो, ये वाला जो है ये टीथ है और ये ऐसे फिक्स है, तो इसको बोलते हैं एक्रोडोंट। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, एनिमल किंगडम में डिटेल में इन तीनों को बताया जाएगा जब इसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये इस डायग्राम को आप मन की संतुष्टि के लिए देख सकते हैं, और ये वैसे कभी पूछा तो जाता नहीं है, पर फिर भी आप एक बार देख लेना। आगे बढ़ते हैं, एक ये बात आप याद रख सकते हैं, केमिस्ट्री की बात है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है केमिस्ट्री की, फ्लोरीन कॉजेज मोल्टिंग ऑफ टीथ। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, तो आप इसको देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 4 टाइप्स, हेट्रोडोंट डेंटिशन है क्योंकि टाइप्स हैं, 4 टाइप्स के। ICPMM 2123 2123 सही है, ये डेंटल फॉर्मूला है। बहुत सारे डेंटल फॉर्मूला बहुत सारे दीदी भैया आपको बताएं, तो उनको इग्नोर करिएगा, यही है जो है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। हार्ड च्यूइंग सरफेस हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड।
द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। टंग किससे अटैच्ड है? फ्रेनुलम से अटैच्ड है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली। दोस्त, ये टंग है, इसके ऊपर जो अपर सरफेस पे जो प्रोजेक्शन है छोटे छोटे, उनको कहते हैं पेपिली। सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि आगे इस टेस्ट का आता है पहले, फिर बीच में इस टेस्ट का आएगा, आखिरी में इस टेस्ट का आएगा, तो वो सब याद नहीं रखना, उन सारी बातों को इग्नोर करना है अपने जीवन से। अब आगे बढ़ते हैं। और द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स। ओरल कैविटी दोस्त है फेरिंग्स में शॉर्ट, क्या बोल रहा है? शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है। द ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया, ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। फेरिंग्स में खुलते हैं दोस्त कौन? ईसोफेगस और ट्रैकिया। मतलब ईसोफेगस भी यहाँ है और ट्रैकिया भी यहाँ है ऐसे, और ये है फेरिंग्स अपना। विंड पाइप बोलते हैं ट्रैकिया को। Opens into the pharynx. The cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into the glottis. Opening of the windpipe. दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि विंड पाइप की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। तो एक ड्यूरिंग swallowing, ये ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing, ठीक है। द ईसोफेगस the esophagus is a thin long tube, सही है, which extends posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm leading to a J-shaped bag. J-shaped bag क्या है? स्टमक है। muscular sphincter gastroesophageal regulates the opening of esophagus into the stomach। दोस्त ये esophagus है, और यहीं ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है दोस्त, ये ऐसा ये है स्टमक जो कि है जे शेप्ड का, और यहाँ जो एक स्फिंक्टर लगा हुआ है दोस्त, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। दोस्त इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये सबसे ज्यादा तो बारीक बातें लिखी है दोस्त, ये पूरे इसमें लिखी हुई है। मैं हाईलाइट करता करता ही थक गया दोस्त, इसलिए मैंने एंड में जाते जाते हाईलाइट ही नहीं करा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, हर एक जो बारीक बात है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलता है लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट। स्टमक कहाँ लोकेटेड है? अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। दोस्त एब्डोमिनल कैविटी में है ये लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट है। हैज 4 मेजर पार्ट्स, अ कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ईसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन, छोटा करते हैं इसको, तो कार्डियक पोर्शन इनटू व्हिच द ईसोफेगस ओपन। कार्डियक पोर्शन में ईसोफेगस खुलती है, फंडस में नहीं खुलती, इंपॉर्टेंट है। और अ फंडिक रीजन, ठीक है। बॉडी क्या है? मेन सेंट्रल रीजन है बॉडी। एंड अ फाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइलोरिक रीजन है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज डीजेआई का डी जो है डुओडेनम, उसमें खुलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, अ सी शेप्ड डुओडेनम। दोस्त ये जो डुओडेनम है कौन सी शेप की है? सी शेप की। जितनी भी शेप्स आ रही है ना दोस्त बायोलॉजी में, वो सारी शेप्स का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी शेप का क्या क्या चीज है ना। तो सी शेप की डुओडेनम है। लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन जेजुनम है, और हाईली कॉइल्ड इलियम है। ये आई और ई में आपको डिफरेंस जो था वो बता ही दिया गया है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द डुओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है दोस्त, पाइलोरिक से पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, सही है, डीजेआई इलियम, इसके बाद क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम, सही है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक। सीकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सैक है। ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है? ओपनिंग एक ही साइड से है, दूसरी साइड से बंद है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्त इंपॉर्टेंट है, हर एमसीक्यू सब में ये पूछा जाएगा, हर पेपर में पूछा जाता है। होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। The vermiform appendix is a vestigial organ arises from the cecum. Vestigial organ है कौन? Vermiform appendix। कैसा है शेप? नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। और किससे अराइज होता है? तो सीकम से अराइज होता है। The cecum opens into the colon. सीकम कोलन रेक्टम, यही तो बात हुई है। तो सीकम किस में ओपन होता है? कोलन में ओपन होता है। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कोलन भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है दोस्त। कैसा? बहुत इजी है। असेंडिंग, ट्रांसफर्स, पहले तो दोस्त ऐसे चलना है, देख कलर बदल लेते हैं। हाँ, असेंडिंग, फिर ट्रांसफर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर एक और पार्ट है दोस्त सिग्मोइड कोलन। द आगे कलर चेंज। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहती है एनसीईआरटी, पर कोई बात नहीं।
डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, डिसेंडिंग पार्ट की बजाय यहाँ पे आना चाहिए था दोस्त सिग्मोइड पार्ट, जो सिग्मोइड कोलन है वो ओपन करती है रेक्टम में, ये लिखा होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, इससे इतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है इस बात को, ध्यान रखना है कि ये है और ये सही है, इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है पोजेस 4 लेयर्स। जो लेयर है ना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो लेयर चालू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट और बात आपको बता दूं, ये डायग्राम दोस्त, ये जो डायग्राम है ये आपको ICPMM, इससे तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। पर दोस्त आपको ये वाली जो शेप अगर आपको दे दी जाए कि इसका नाम बताओ, तो ये इंसिजर है, ये शेप देके पूछा जाए तो ये कैनाइन है, ये शेप देके पूछा जाए तो ये प्रीमोलर है, और ये बड़ी सी शेप देके पूछा जाए तो ये मोलर है। मोलर तो अलग से दिख ही रहा है, पीछे की जो एक दाढ़ जो अपन बोलते हैं दांत में वो है ये, और प्रीमोलर आपको दिख रहा है, मोलर से छोटा प्रीमोलर से। और दोस्त इन दोनों में जब आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है और नुकीला है, और ये थोड़ा सा ऐसा है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट है, लेंथ इतनी नहीं है, तो ऐसे आप इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अब और आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं। हाँ, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स ईसोफेगस फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पोजेस 4 लेयर्स, द नेमली सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये कैसे है दोस्त, ये है बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसा है इसका सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस भी याद रखना बहुत जरूरी है। सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। आउटरमोस्ट लेयर है थिन मेसोथेलियम, मेसोथेलियम आप सब लोग जानते हैं एपिथेलियम ऑफ विज़रल ऑर्गन्स है, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स, दोस्त इंपॉर्टेंट है, अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। दोस्त सर्कुलर में आई आता है, यहाँ आई आ रहा है, तो इनर सर्कुलर, आउटर ओ, और लॉन्गिट्यूडनल में ओ, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। सम रीजन्स क्या दोस्त, ये मैंने आपको यहाँ पे बताना भी चाहा था कि ऑब्लिक मसल लेयर होती है स्टमक में, सम रीजन्स की जगह क्या बोल रहा है, ये स्टमक में होती है। The submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood, lymph vessels. तो ये सब कहाँ पे होता है दोस्त, ये सब होता है सबम्यूकोसल लेयर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डुओडेनम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें लिखकर पूछी जाएगी कौन सी लेयर के बारे में बात होती है, तो सबम्यूकोसा लेयर के बारे में बात हो रही है। इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा। डुओडेनम में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है सबम्यूकोसा में। कौन सी ग्लैंड्स है, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, एल्कलाइन फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, HCO3- आयन होता है उसमें। द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा, इनरमोस्ट लेयर। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, रूगे, इर्रेगुलर फोल्ड्स क्या है, इर्रेगुलर फोल्ड्स, रूगे, इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, रूगे इन द स्टमक, स्टमक में तो रूगे बोल दिया, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाय इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत ही बारीक बातें हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेल्स लाइनिंग द विलाय, the cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli। अच्छा, villi के पास में microvilli giving a brush bordered appearance। These modifications increase the surface area enormously। Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessel called the lecture। Those large lymph vessel called lecture। Mucosal epithelium has goblet cells। Mucosal epithelium के पास कौन सा सेल है, Mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus, helps in lubrication। Mucosa also forms glands in the stomach, gastric glands, and crypts in between the bases of villi in the intestine, crypts of Lieberkühn। दोस्त इन सारी बातों की कोई ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ एक बार आपको ऐसे चार्ट बनाना है कि म्यूकोसल एपिथेलियम किसको कवर करती है, म्यूकोसा क्या करती है, इस ये जो टॉपिक है इसके कितने पार्ट्स हैं, इस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, और उसको ही बार बार पढ़ने से ये चीज़ें याद हो जाएगी, और बहुत ही आसान है। तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून बोलते हैं उसको। ऑल द 4 लेयर, दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर देते हैं चलो रेड से। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऑल द 4 लेयर्स, आपको कुछ ही लेयर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये है, ये यहाँ पे ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, पर दोस्त ऐसा नहीं है, जितनी भी 4 लेयर्स हैं सबकी सब कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ना कहीं ये मॉडिफिकेशन शो करती है। अपने लेवल का था जो अपन ने पढ़ लिया है, तो वही एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, इसलिए अपन को बाकी मॉडिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
तो बहुत ही आसान बात है। और यहाँ से यहाँ ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है जो लेयर से चालू होता है दोस्त, ये यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसके आगे से जितना भी पार्ट है बहुत ही बारीक बातें हैं कि किस में नर्व्स हैं, कौन सी स्मूथ वेसल है, किस में कनेक्टिव स्मूथ मसल्स हैं, किस में कनेक्टिव टिश्यू है, किस में ऑब्लिक मसल ले रहे हैं, कहाँ पे हैं, कौन से ब्रूनर्स ग्लैंड है, किस में है और कौन किसका मॉडिफिकेशन है, स्टमक में क्या है, इंटेस्टाइन में क्या है, और फिर ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है, माइक्रोविलाई है, क्यों है, क्योंकि इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया। और विलाई का सप्लाई, विलाई जो है वो कैपिलरीज से सप्लाई होती है। लार्ज लिम्फ वेसल का नाम क्या है, लैक्टियल है। ये सारी बातें याद रखनी है। म्यूकोसल एपिथेलियम के गॉबलेट सेल्स हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम में क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक में, और बेसिस ऑफ विलाई में, इंटेस्टाइन में, इसमें क्रिप्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकूम। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका मॉडिफिकेशन है क्रिप्स ऑफ लिबरकूम, किससे बना है, तो इससे बना है। तो ये सब बहुत ही बारीक बातें हैं जो बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, और समझाने लायक ऐसा सच इसमें है भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी और जो कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक चीजें थी वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। एक बार लास्ट में डायग्राम और देख लेते हैं। ये दोस्त, ये जो आखिरी ये है विलाय, ये तो क्या है, इसमें बस लेबलिंग याद रखनी है, और बाकी ये इसका पार्ट है, सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ना म्यूकोसा शोइंग विलाय, विलाय शो कर रहा है। तो ये विलाय है, ये जो है ये लैक्टियल है, ये ब्लू वाली कैपिलरीज है, ये रेड वाली आर्टरी है, और ये क्रिप्ट्स हैं, क्रिप्ट्स, और ये वेन्स हैं। तो ये सब याद रखनी है। बस इसमें क्या है कि एक तो क्रिप्स आ सकता है लेबलिंग के लिए, और कैपिलरीज और वेन ये है, ब्लू वाली कैपिलरीज यहाँ है, लैक्टियल है ये, और ये विलाय है। ये सब लेबलिंग के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको लेबलिंग में बिल्कुल भी मतलब उसको लूज नहीं छोड़ना है, उस वाले पार्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना है। और ये वाला जितना भी पार्ट अभी बताया गया है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इसकी लेबलिंग बहुत जरूरी है। बाहर वाली सीरोसा है, इसका मैंने आपको जो ट्रिक है वो बता ही दिया, आई और ओ से ओ ऐसे याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा लेयर ऑब्लिक लेयर स्टमक वापस से डिस्कस हो सकती कर रखी है, मतलब थियरी में। सब म्यूकोसा में ब्रूनस ग्लैंड है, डुओडेनम में, और इसका मॉडिफिकेशन है। और तो दोस्त कुछ है नहीं ना, ल्यूमन है, सही है, ल्यूमन तो स्पेस है खाली, ल्यूमन बोल दिया उसको। और ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये सब तो आप जानते ही हो। और ये वाला पार्ट एक बार और आप देखो, अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करो। मैंने 2 से 3 बार इसको रिपीट कर चुका हूँ मैं, और समझा चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के साथ। और जब तक के लिए रिवाइज करिए एनसीईआरटी को। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल लूज मत छोड़िए, क्योंकि अकेली बायो को भी सिलेक्शन नहीं करवाती दोस्त। इसलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।